बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बस ये बायोलॉजी चैप्टर नंबर 13 इम्यूनिटी एंड द टॉपिक थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को सीखने जा रहे हैं। लेक्चर का आगाज़ करने से पहले कहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फैलोज। अच्छा, थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को अगर हम रिवाइज करें तो हमने बात की थी कि आपकी बॉडी के अंदर 3 बैरियर्स मौजूद हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट और सेकंड लाइन को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से स्टडी किया था और हमने बात की थी कि अगर कोई भी पैथोजन या माइक्रोब आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है उसके अगेंस्ट एक्शन लेता है। अगर वो माइक्रोब जो है वो सक्सेसफुली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को पेनिट्रेट कर जाता है देन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस से उसका सामना होता है, और अगर वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को भी इन केस अगर पेनिट्रेट कर जाता है देन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो एक्टिव हो जाता है। और पिछले 2 डिफेंसेस को हमने नॉन स्पेसिफिक डिफेंस का नाम दिया था, यानी कि उनके जो सेल्स हैं वो किसी भी माइक्रोब के अगेंस्ट जो है वो एक्शन ले सकते हैं। लेकिन जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक डिफेंस। स्पेसिफिक का ये मतलब है कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर जो सेल्स हैं जो कि इम्यूनिटी में अपना रोल प्ले करेंगे वो कोई स्पेसिफिक माइक्रोब के अगेंस्ट एक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे 100 सेल्स हैं तो हर सेल जो है वो अपने माइक्रोब के लिए स्पेसिफिक होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक माइक्रोब आ रहा है और यहाँ पे दूसरा माइक्रोब आ रहा है और यहाँ पे सेल मेरे पास ये पड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, अगर तो ये इसके अगेंस्ट स्पेसिफिक है तो ये इसी के अगेंस्ट एक्शन लेगा, इसके अगेंस्ट ये एक्शन नहीं लेगा। सो इसलिए हम कहते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक डिफेंस। तो कहते हैं इफ अ पैथोजन इज एबल टू गेट द पास द बॉडीज नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, यानी कि पिछले 2 डिफेंसेस को अगर पैथोजन क्रॉस कर लेता है देन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो इंटरफेयर करेगा और यहाँ पे सीरीज ऑफ डिफेंस रिस्पॉन्सेज जनरेट होंगे जिनको हम इम्यून रिस्पॉन्सेज का नाम देते हैं। अच्छा, और वो क्या करेंगे, दैट अटैक द पार्टिकुलर पैथोजेंस हैविंग द स्पेसिफिक एंटीजेंस। अच्छा, यहाँ पे हम एंटीजेंस की भी बात करेंगे। एंटीजेंस के बारे में हमने बोला था कि एंटीजेंस वही फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में एंटर होते हैं और उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करती है और एंटीबॉडी उस स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट एक्ट करते हैं और उसको किल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं कि एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, उसके और जिस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर वही एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके सेल्स के ऊपर जो एंटीजन्स होंगे वो भी ए एंटीजन्स होंगे और हमेशा जो एंटीजन होता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। तो आपकी बॉडी अगर पर्सन ब्लड ग्रुप अगर ए है तो उसकी पर्सन की बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी। सो अगर बाहर से कोई ऐसा एंटीजन एंटर होता है जो कि ए से डिफरेंट है यानी कि बी है या ए बी है तो क्या करेंगे, आपकी बॉडी के जो एंटीबॉडी है वो उसके अगेंस्ट एक्ट करेगी और उसको किल कर देगी। अच्छा, सो इसी तरीके से यहाँ पे जो पैथोजन एंटर होते हैं तो उनके ऊपर स्पेसिफिक एंटीजन्स लगे हुए होते हैं और उसी स्पेसिफिक एंटीजन को देखते हुए स्पेसिफिक एंटीबॉडी एक्ट करती है और उसको किल कर देती है और इसी को हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का नाम देते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एंटीजन को देख लेते हैं। अच्छा, एंटीजन बेसिकली ड्राइव्ड है एंटीबॉडी एंटी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वर्ड्स हैं, एंटी मीन्स एंटीबॉडी और जेन मीन्स जनरेटिंग। सो एंटीजन जो आपकी बॉडी में एंटर होता है तो ये क्या जनरेट करता है, आपकी बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट करता है और हमेशा एंटीबॉडी की प्रोडक्शन तभी होती है जब बॉडी में कोई फॉरेन एंटीजन एंटर होता है। सो वायरसेस, बैक्टीरिया एंड द अदर पैथोजेंस हैव स्पेसिफिक एंटीजेंस ऑन देयर सरफेस। इसी तरीके से अगर कोई वायरस आ गया आपकी बॉडी में, अगर कोई बैक्टीरिया आ गया या कोई भी फॉरेन पार्टिकल या पैथोजन आ गया तो उसकी सरफेस के ऊपर एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं और फिर उसके मुताबिक आपकी बॉडी जो है वो एंटीबॉडी जनरेट करती है और उसके अगेंस्ट एक्ट करती है। बेसिकली ये एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो ऑपोजिट टर्म्स हैं, यानी कि एंटीजन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि या ऐसे कहते हैं हम इसके बारे में कि एंटीजन वो है जो कि एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करता है, यानी कि जब एंटीजन बॉडी में एंटर होता है तभी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है। और एंटीबॉडी को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि वो वाला सब्सटेंस जो कि इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से ये दोनों टर्म्स जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। अच्छा, तो कहते हैं सिंस थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस रिस्पॉन्स अगेंस्ट द पार्टिकुलर इन्फेक्शन, क्योंकि स्पेसिफिक है यानी कि ये स्पेसिफिक डिफेंस का हमने इसको नाम दिया है तो ऑब्वियसली ये किसी पार्टिकुलर या स्पेसिफिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करेगा एंड एक्ट एज अ मोस्ट पावरफुल मीन्स ऑफ रेजिस्टिंग इन्फेक्शन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स। टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स का ये मतलब है कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बेसिकली 2 तरह के रिस्पॉन्सेज शो करता है। एक को हम कहते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स या फिर इसका दूसरा नाम है एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स और सेकंड वन इज द सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स।
अच्छा, अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे सेल्स हैं जो कि ह्यूमरल रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं और कौन से ऐसे सेल्स हैं जो कि सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। जैसा कि हमने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पे बात की थी कि वो इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स भी करता है, ठीक है, वो टेम्परेचर राइज फीवर यानी कि जनरेट करके उस तरीके से भी अपना रिस्पॉन्स शो करता है, मैक्रोफेजेस के थ्रू यानी कि इनगल्फ करके भी अपना रिस्पॉन्स शो करता है। इसी तरीके से थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर भी दो तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे सेल्स हैं जो कि ह्यूमरल रिस्पॉन्स को जनरेट करेंगे और कौन से ऐसे सेल्स हैं जो कि सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स को शो करेंगे। दूसरे लफ्जों में आप यहाँ पे हेडिंग भी देख सकते हैं कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के। इसके अंदर बेसिकली आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक है आपके पास बी लिम्फोसाइट्स या फिर जिनको हम बी सेल्स का नाम भी देते हैं, एंड द सेकंड वन इज टी लिम्फोसाइट्स या फिर टी सेल्स का नाम भी देते हैं। बेसिकली जो बी सेल्स होते हैं वो आपके ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि ये एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स को शो करते हैं, और जो आपके टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स हैं वो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को शो करते हैं। इनको हम वन बाय वन आगे डिटेल से देखेंगे। अच्छा, अब अगर सिर्फ कंपोनेंट्स की बात की जाए ना कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के कितने कंपोनेंट्स हैं, तो आप कहेंगे सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे मोनोसाइट्स का भी कुछ रोल होता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर। क्या रोल होता है? बेसिकली ये एक्टिवेट करते हैं टी सेल्स को और बी सेल्स को। कहते हैं हाउएवर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आल्सो इन्वॉल्व्स द रोल ऑफ मोनोसाइट्स दैट पार्टिसिपेट्स इन द एक्शन ऑफ दीज लिम्फोसाइट्स। याद रखें ये कंपोनेंट नहीं है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का, जस्ट ये हेल्प आउट कर रहा होता है यानी कि एक्टिवेट कर रहा होता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के कंपोनेंट्स को, इसलिए हम कहते हैं कि इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि मोनोसाइट्स का क्या रोल है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर। तो सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मोनोसाइट्स क्या है और मैक्रोफेजेस क्या है। ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी बात कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि आपको पता है कि मोनोसाइट्स जो यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बनते कहाँ पे हैं? बोन मैरो के अंदर बनते हैं, एंड देन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड। ब्लड के अंदर जब प्रेजेंट होंगे तो हम इनको मोनोसाइट्स का नाम देते हैं, लेकिन जब ये टिश्यू के अंदर एंटर हो जाते हैं तो थोड़ी सी इनके अंदर कुछ चेंजेस आती हैं, यानी कि ये साइज में थोड़े बड़े होते हैं, स्वेल होते हैं, देन वी कॉल्ड इट मैक्रोफेजेस। अच्छा, तो क्या कहते हैं कि मोनोसाइट्स जो है वो सर्कुलेट करते हैं, बनते बोन मैरो के अंदर, उसके बाद ब्लड में आते हैं। तो ब्लड में ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो 10 to 20 आवर्स के लिए ब्लड में रहेंगे, एंड देन अल्टीमेटली दे लीव द ब्लड, और ब्लड से फिर चले जाते हैं किसके अंदर? टिश्यू के अंदर आ जाते हैं। अब टिश्यू के अंदर आने के बाद ये कुछ अपने आप में चेंजेस करते हैं, किस तरीके से? ये स्वेल हो जाते हैं, ठीक है, और स्वेल होते हैं तो ऑब्वियसली ये इनका जो साइज होता है वो थोड़ा लार्ज हो जाता है। अब हम इनको मोनोसाइट्स नहीं बल्कि टिश्यू मैक्रोफेजेस का नाम देते हैं। अच्छा, ये तो हमने थोड़ी सी डिस्कशन की है कि मोनोसाइट्स क्या है और किस तरह से ये कन्वर्ट होते हैं मैक्रोफेजेस के अंदर। अब हम बात करते हैं कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर मैक्रोफेजेस क्या रोल प्ले करेंगे। अगर मोनोसाइट वर्ड आ जाए, मैक्रोफेजेस आ जाए, तो ये दोनों टर्म्स जो होती हैं वो एक दूसरे के अंदर इंटरचेंजेबल होती हैं। कहते हैं कि व्हेन मैक्रोफेजेस परफॉर्म, और हमें ये भी पता है कि मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं। हमने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर बात की है, बेसिकली इट इज द कंपोनेंट ऑफ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, लेकिन क्योंकि ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में भी अपना रोल प्ले कर रहा है तो हमें पता है कि मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? ये फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं, यानी कि इनगल्फ करते हैं कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आएगा। और हमने बात की थी कि ये सिर्फ और सिर्फ इनगल्फ नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं कि जब उस ऑर्गेनिज्म को मार लेते हैं तो उसके जो पार्ट्स होते हैं उनको अपनी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर डिस्प्ले करवा देते हैं। कहते हैं when macrophages perform the phagocytosis of the invaded microorganism after digesting them, they not only display the microbial antigens on their surface। अब आपको याद हो तो मैंने आपको बोला है कि कोई भी एंटीजन, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी पैथोजन जब एंटर होता है तो उसके सेल्स के ऊपर उसके स्पेसिफिक एंटीजेंस होते हैं। जैसे हम ह्यूमंस अपनी बात करें तो हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है उसी ब्लड ग्रुप वाले जो है वो एंटीजेंस हमारे सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से बाहर से भी अगर कोई माइक्रोब या कोई पैथोजन एंटर होता है तो उसके भी अपने स्पेसिफिक जो है वो एंटीजेंस होते हैं। तो बेसिकली मैक्रोफेजेस क्या करते हैं कि उन्हीं एंटीजेंस को, उस स्पेसिफिक माइक्रोब के जो एंटीजेंस होते हैं उनको अपनी सरफेस के ऊपर डिस्प्ले करवा देते हैं। अब इसके दो फायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के बाकी कंपोनेंट्स हैं, यानी कि जो दूसरे सेल्स हैं, उनको भी इन्फॉर्म करना कि भाई साइट ऑफ इन्फेक्शन पे पहुंच जाओ। और दूसरा ये होता है इसका मकसद कि ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के जो कंपोनेंट्स हैं, टी सेल्स और बी सेल्स, उनको एक्टिवेट करवाना, यानी कि ये एक सिग्नल होता है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स एंड द बी सेल्स। अच्छा, इसके अलावा हमने बात की थी कि जब ये मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो साथ ही साथ ये डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो कहते हैं कि दे आल्सो बिगन टू सिक्रेट राउंड अबाउट तकरीबन ये 100 डिफरेंट कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करवाते हैं। वो कंपाउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं? इट में बी इंजाइम्स, इट में बी इंटरफेरोन्स भी हमने बात की थी, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। इसके अलावा बहुत सी प्रोटीन्स को जनरेट करते हैं, जिनमें से एक स्पेशल प्रोटीन है दैट इज कॉल्ड एज द इंटरल्यूकिन 1। अब इंटरल्यूकिन 1
ही बेसिकली आपका रोल प्ले करती है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर, यानी कि यही वो प्रोटीन है जो कि एक्टिवेट करेगी सेल्स को, यानी कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के जो सेल्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उनको एक्टिवेट करेगी। किस तरीके से? तो कहते हैं द इंटरल्यूकिन 1 कहाँ से ये सिक्रेट हुई है? ये मैक्रोफेजेस के अंदर से सिक्रेट हुई है, और ये क्या करेगी? एक्टिवेट कर देती है टी सेल्स को। अच्छा, अब एक दफ़ा टी सेल्स एक्टिवेट हो गए तो टी सेल्स जो है वो एक और प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज इंटरल्यूकिन 2। इंटरल्यूकिन 2 अब क्या करती है? वो एक्टिवेट करती है बी सेल्स को। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे दो बातें हैं, यानी कि दो आपके पास प्रोटीन्स हैं, एक है इंटरल्यूकिन 1 और दूसरी है इंटरल्यूकिन 2, लेकिन दोनों का जो सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो डिफरेंट है। जो इंटरल्यूकिन 2 है वो सिक्रेट हो रही है मैक्रोफेजेस से, और जो कि एक्टिवेट कर रही है टी सेल्स को, और जो कि इंटरल्यूकिन 2 है वो प्रोड्यूस हो रही है टी सेल्स के अंदर से, और जो एक्टिवेट किसको कर रही है? बी सेल्स को कर रही है। सो आपने ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखनी है ये बात। अच्छा, एक तो इंटरल्यूकिन 1 का ये काम हो गया, ठीक है, यानी कि निकल कहाँ से रही थी? मैक्रोफेजेस से निकल रही थी, और वो आगे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का जो कंपोनेंट है उसको एक्टिवेट कर रही थी। सो इनडायरेक्टली आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मैक्रोफेजेस से ये प्रोटीन नहीं निकलेगी तो टी सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे, और अगर टी सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे तो बी सेल्स भी एक्टिवेट नहीं होंगे। ऑब्वियसली अगर टी सेल्स नहीं एक्टिवेट होंगे तो वो ये प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, अगर प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो बी सेल्स भी एक्टिवेट नहीं होंगे। इसके अलावा इंटरल्यूकिन 1 जो है, इसके और भी बहुत से फंक्शन थे जो कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर थे, जैसे कि ये रिस्पॉन्ड करती है जनरल इंजरी को। किस फॉर्म में रिस्पॉन्ड करती है? इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेशन, इन द फॉर्म ऑफ फीवर, ठीक है। सो कहते हैं कॉजिंग फीवर इंड्यूस करवा देगी, या फिर दूसरे मैकेनिज्म्स बॉडी के जो है उनको एक्टिवेट करवा देगी, ताकि वो भी बॉडी को जो है वो डिफेंड करें। किसके अगेंस्ट डिफेंड करें? जो भी इन्वेजन हुई है माइक्रोब की, उसके अगेंस्ट डिफेंड करें। बेसिकली इंटरल्यूकिन 1 जो है वो पार्ट है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का, क्योंकि ये मैक्रोफेजेस से निकल रही है, और मैक्रोफेजेस इज अ पार्ट ऑफ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, लेकिन ये रोल प्ले कर रही है आपका थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर भी। अच्छा, सो उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम रोल ऑफ टी सेल्स एंड द रोल ऑफ बी सेल्स इन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को डिटेल